जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना को मिलेगी एक और नई एडवांस वॉरशिप। अडानी डिफेंस ने शोकेस किए अपने कुछ एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशंस। भारतीय वायुसेना के लिए 800 कामिकाजे ड्रोन्स की खरीद के लिए जारी हुई RFI। कार ब्लास्ट वाले मामले पर नया खुलासा। और पहली बार साउथ चाइना सी पर चाइनीज मिलिट्री ने कंडक्ट करी बॉम्बर से पेट्रोलिंग। 24 नवंबर को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी तौर पर बनाई गई माहे क्लास की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है माहे, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया और इसमें 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। और माहे की कमीशनिंग को एक न्यू जनरेशन के स्वदेशी शैलो वाटर कॉम्बेटेंट्स के अराइवल के तौर पर मेंशन किया गया। बाकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब होता है एक ऐसी शिप जो कि साइज में छोटी होती है लेकिन फास्ट होती है और उसे विशेष रूप से शैलो कोस्टल एरियाज जैसे कि समुद्र तट के पास बंदरगाह, खाड़ियाँ या फिर जो नैरो सी लेन्स होती हैं वहाँ पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये वॉरशिप्स उन जगहों पर इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे बड़े साइज की वॉरशिप्स या सबमरीन्स इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती हैं और दुश्मन की जो सबमरीन्स है वो अक्सर तट के बहुत ही पास छिपे रहती हैं। और जो बड़े साइज़ की वॉरशिप्स हैं जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, तो उनके लिए इन जगहों पर सबमरीन्स को ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। और यहाँ पे भूमिका में आती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जो कि शैलो कोस्टल एरियाज के आसपास आसानी से ऑपरेट कर सके। और पोर्ट्स, नेवल बेसेस, शिपिंग रूट्स, ऑयल रिग्स, कोस्टल सिटीज़, तो उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट्स की तरह इस्तेमाल होती है। और शैलो वाटर्स में दुश्मन के सबमरीन्स को ट्रैक कर पाना कितना मुश्किल होता है और चैलेंजिंग होता है, तो इसका अंदाजा आप 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में INS खुखरी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उससे ले सकते हैं। और इसके बाद से ही भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स और इसी तरह की शैलो वाटर क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दुबई एयर शो 2025 में भारत के डेलीगेशन को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ लीड कर रहे हैं। और इस एयर शो के साइडलाइंस रक्षा राज्य मंत्री और उनके UAE काउंटर पार्ट के बीच बायलैटरल मीटिंग भी प्लान की गई हैं। और इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA, ब्राज़ील, UK और इटली, तो उनके लगभग 50 कंपनियों के साथ एक इंडस्ट्री राउंड टेबल की भी अध्यक्षता करेंगे। और इसी एयर शो के दौरान भारत की अलग अलग कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स को भी शोकेस करने वाली हैं। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है कि बैंकॉक में आयोजित किए गए डिफेंस एंड सिक्योरिटी 2025 शो के दौरान भारत की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने कई सारे लॉयटरिंग म्यूनिशंस को अनवील किया है। और इसी के तहत कुछ खास सिस्टम्स को शोकेस किया गया है, जिसमें से एक है SR1 एंटी पर्सनल फिक्स विंग लॉयटरिंग म्यूनिशन, जो 1 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। इसका एंड्योरेंस टाइम 45 मिनट का है और ये 4500 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 किलोमीटर तक है और एडवांस AI एल्गोरिदम्स के साथ इसे एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है और ये ऑटोनॉमसली भी ऑपरेट करने में सक्षम है। वहीं इसके अलावा एक और खास लॉयटरिंग म्यूनिशन शोकेस किया गया है, जो कि 5 एंटी आर्मर FPV कामिकाजे ड्रोन है और इसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी भी है। और इसकी खास बात यह है कि हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रिसाइज अटैक के लिए ये गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। और दुश्मन के डिफेंसेस को चकमा देने के लिए ये लो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ साथ हाईली मैन्यूरेबल भी है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट्स में भी ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 800 कामिकाजे ड्रोन्स की खरीद के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने RFI जारी करी है और इसमें मीडियम रेंज के स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम्स की खरीद की जाएगी। और इसके तहत जो ड्रोन्स लिए जाएंगे वो फिक्स विंग वाले होंगे और इस तरह के 20-20 के ग्रुप में ड्रोन्स को स्वार्म की तरह ऑपरेट किया जाएगा और जो कि 25,000 फीट की ऊंचाई तक फ्लाई करने में सक्षम होंगे। और RFI के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को जिस तरह के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कैटापुल्ट टाइप के लॉन्चेस के लिए सक्षम होने चाहिए ताकि मल्टीपल ड्रोन्स को एक के बाद एक तेजी से डिप्लॉय किया जा सके। और RFI के मुताबिक ये जो ड्रोन्स हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से लेकर शिप के डेक से भी ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए। कंट्रोल स्टेशन से इनकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक रहेगी और ये अपने साथ कम से कम 30 किलोग्राम के एम्यूनेशन को कैरी करने में सक्षम होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 4 वर्षों के अंदर इन सभी ड्रोन्स की डिलीवरी कंप्लीट की जाएगी। बाकी डिलीवरी से याद आया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो पर अपना लाइक डिलीवर करना ना भूलें। और अगर आपको मिलिट्री से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो squadron.in को विजिट जरूर करें। और आपको पता ही होगा स्पेशल कूपन कोड है PKMKB।
प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की एक AI एडिट वीडियो काफ़ी वायरल की जा रही है, जिसमें वो कुछ ऐसा क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि सभी नॉन कास्ट हिंदू सोल्जर्स को सर्विस से हटाया जा रहा है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, इसे AI की मदद से एडिट किया गया है और इस तरह की फर्जी वीडियो से सावधान रहें। इसके अलावा प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स एक और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं भारतीय वायुसेना के 3 एयरक्राफ्ट के क्रैश होने वाले क्लेम को लेकर, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि अननोन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की वजह से 2 घंटे के अंदर भारतीय वायुसेना के 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि पूरी तरह से फर्जी न्यूज़ है। और हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो 14 नवंबर को हुआ था, जो कि था पिलाटस PC-7 मार्क II ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और इसके बारे में खुद भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पष्ट किया गया है। बाकी ये दुर्घटना कैसे हुई थी तो उसकी जांच चल रही है। वहीं अभी जो नौगांव पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक नया तरह का नैरेटिव चल रहा है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि जो आतंकी संगठन है PAFF, तो उसने इस एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली है। लेकिन आपको स्पष्ट करते कि जो PAFF वाला क्लेम है ये भी बेसलेस है और गलत है, और जम्मू कश्मीर पुलिस गृह मंत्रालय ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि ये एक्सप्लोजन एक्सीडेंटली हुआ है और ये केवल एक दुर्घटना थी। लेकिन फिर भी भारत के भी कुछ जाने माने हैंडल्स हैं जो कि PAFF के फर्जी क्लेम को सच मान रहे हैं, बजाय अपनी फोर्सेस के स्टेटमेंट पर भरोसा करने के। बाकी जो रेड फोर्ट कार ब्लास्ट वाला मामला था, इस पर NIA ने और सुसाइड बॉम्बर के सहयोगी को गिरफ्तार करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी है, और जिसे गिरफ्तार किया गया उसकी पहचान आमिर राशिद अली के तौर पर हुई है, और ये भी कश्मीर का ही निवासी है। और NIA की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये जो आमिर है, तो उसने इस आतंकी हमले के लिए उमर उन नाबी के साथ मिलकर साजिश रची थी। उमर उन नाबी वही सुअर है जो कि ब्लास्ट हुई कार को ड्राइव कर रहा था, और जो कार हमले में इस्तेमाल हुई थी तो वो इसी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बाकी दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, UP पुलिस और अन्य सिस्टर एजेंसीज के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं इसके अलावा एक वुमेन डॉक्टर को और गिरफ्तार किया गया, जो कि वैसे तो हरियाणा से है लेकिन साउथ कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थी, और उसे श्रीनगर में डिटेन किया गया पूछताछ के लिए, क्योंकि इस पर भी शक है कि इसका कनेक्शन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के साथ है। साउथ चाइना सी के ऊपर चाइनीज मिलिट्री ने पहली बार फाइटर जेट्स के साथ बॉम्बर फॉर्मेशन पेट्रोल को कंडक्ट किया था, विशेष रूप से तब जब फिलीपींस ने US और जापान की नेवीज के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग कंडक्ट करी थी। और इसलिए चाइना का जो ये बॉम्बर फॉर्मेशन पेट्रोलिंग थी, ये एक तरह से फिलीपींस के लिए वार्निंग की तरह था। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अमेरिका ने अपने F-35A फाइटर जेट से B-6112 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स के स्टॉक पाइल फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। ये जो टेस्ट है ये 19 अगस्त से 21 अगस्त तक आयोजित किए गए थे, जिसमें F-35A से इन बॉम्ब्स के इनर यूनिट्स को सफलतापूर्वक रिलीज़ किया गया था। कहने का मतलब यह है कि इस टेस्ट के दौरान इन बॉम्ब्स की F-35 के साथ कंपैटिबिलिटी वैलिडेट की गई है, और भविष्य की अगर किसी न्यूक्लियर मिशन में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसके लिए ये तैयार है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज को पूरा कर लिया है, और इसके कुछ कमाल की फुटेज भी सामने आई है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर हरपाल सिंह ग्रेवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि थिएटर कमांड और यूनिफाइड कमांड, तो इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।